नमस्कार दोस्तों, जैसा कि ज्ञात है कि हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर बिहार लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के लिए एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से हर विषय के हर उपागम पे समय समय पे चर्चा करते रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम लोगों ने तय किया है कि अपनी नई श्रृंखला के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के लिए बहुउपयोगी भारतीय राज्य व्यवस्था के खंड पे, जहां से एक काफ़ी उत्कृष्ट संख्या में, काफ़ी अंकों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए अंतिम चयन के लिए एक निर्णायक तत्व, निर्णायक कारक की भूमिका में रहता है। बिहार लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार जनरल स्टडीज पेपर के द्वितीय भाग में भारत की राज्य व्यवस्था का जिक्र किया गया है। इसके अंतर्गत आमतौर पे 75 से 80 नंबर के प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। उसके अलावा जो समसामयिकी महत्व के प्रश्न होते हैं, उन विषयों के भी, समसामयिकी के प्रश्नों के लिए भी भारतीय राज्य व्यवस्था एक मील के पत्थर की तरह कार्य करती है। तो आज के क्लास के लिए हम लोग शुरू करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था की शुरुआत से। प्रश्न की प्रकृति कैसी होती है, प्रश्न का मंतव्य क्या होता है, प्रश्न का दर्शन क्या होता है, प्रश्न का साधन और साध्य की एकरूपता क्या है, उत्तर लेखन कितने शब्दों में किस सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत किया जाए, इन तमाम पहलुओं पे हम लोग शुरू करते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसे कि उद्देशिका भी कहते हैं और प्रियम्बल भी कहते हैं। जैसा कि ज्ञात है, प्रत्येक देश की शासन संचालन के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ती है, अर्थात दूसरे शब्दों में निश्चित नियमों का एक संग्रह देश को चलाने के लिए आवश्यक होता है। या दूसरी बात है कि यह संग्रह लिखित भी हो सकती है, अलिखित भी हो सकती है, लेकिन समकालिक दौर में, विशेषकर अमेरिका के आज़ादी के उपरांत देखा गया है, फ्रांस दार्शनिक चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में संविधान के मार्फत से शक्तियों के पृथक्करण की व्याख्या की गई है। तो आधुनिक संदर्भ में तमाम लोकतंत्र या उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में लिखित संविधान का प्रचलन रहा है, और प्रत्येक संविधान का अपना एक आमुख होता है, एक प्राकथन होता है, जो कि उस संविधान के दस्तावेज, दिशा दर्शन को स्पष्ट करता है। प्रख्यात राजनीतिक विशेषज्ञ बार्कर के शब्दों में, किसी भी देश की प्रस्तावना उस देश की संविधान का चेहरा होता है, उस संविधान के विषय वस्तुओं को सहेजने और समेटने का एक संक्षेपण होता है। अब बिहार लोक सेवा आयोग का जो ट्रेंड है मुख्य परीक्षा का, उसमें प्रायः प्रश्न आते हैं कि संविधान निर्माताओं को संविधान प्रस्तावना क्या है। तो संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी है, इसकी समीक्षा कीजिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। सर्वप्रथम, जैसा कि ज्ञात है, भारत के संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन के आलोक में देश की लगभग 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन करने का निर्णय लिया गया था। उसी आलोक में संविधान सभा के निर्माण के उपरांत 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और इस बैठक की अध्यक्षता उस समय के सबसे बुजुर्ग संसद के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य, बिहार से निर्वाचित डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया जाता है। यहाँ मैं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा, मुख्य परीक्षा में शामिल हो जाने वाले अभ्यर्थियों से एक विशेष अपील करना चाहूँगा, एक विशेष सूचना देना चाहूँगा। यह वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं जिन्होंने
वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के उपरांत बिहार में 1937 में जो चुनाव संपन्न हुए थे और उस संविधान के आलोक में जो पहली प्रांतीय सरकार का गठन हुआ था, 20 जुलाई 1937 को गठित बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता भी इन्हीं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक के उपरांत दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। और इन दोनों बैठकों के समान ही संविधान के तीसरी बैठक भी काफी महत्वपूर्ण है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक, और इसी बैठक में उस समय के उपाध्यक्ष, शासन के उपाध्यक्ष ज्ञात हो कि 2 सितंबर 1946 को जब देश में पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो नेहरू का ओहदा वाइस प्रेसिडेंट का था। डोमिनियन स्टेट के उपराष्ट्रपति या उपाध्यक्ष का दर्जा प्रधानमंत्री नेहरू को प्राप्त था। इसका अध्यक्ष निश्चित रूप से लॉर्ड माउंटबेटन बनाए गए थे। तो भारत के अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष की हैसियत से नेहरू जी द्वारा 13 सितंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर लंबी चर्चा के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे अंगीकार किया गया। मतलब लगभग 40 दिनों की चर्चा के बाद उद्देशिका को, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देशिका को भारत के संविधान का रोड मैप मान लिया गया। और इस रोड मैप के लिए यह निर्धारित कर दिया गया कि भारत का संविधान कुछ बुनियादी नीति नियमों के तहत ही संचालित होगा। उन्हीं रोड मैप्स के आधार पे देश के संविधान का आधारशिला रखा गया। सबसे बुनियादी पहलू है कि प्रस्तावना देश के, भारतवर्ष के संविधान का साध्य और साधन की एकरूपता की बात करता है। ज्ञात हो कि भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने साध्य और साधन की एकरूपता के लिए ही इस देश में हिंसक तरीके से नहीं, अपितु अहिंसक तरीके से के माध्यम से इस देश की आज़ादी को न सिर्फ सुनिश्चित किया, अपितु लोक कल्याणकारी राज्य का सपना देखा। और उसका उद्देश्य था, लोक कल्याणकारी राज्य का सपना था कि देश की जनता की गरिमा को बहाल किया जाए। वह गरिमा जो दुनिया के देशों को 1789 में फ्रांस में घटित फ्रेंच क्रांति, जिसका नारा था इक्वलिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी, उसके सपनों को साकार किया जा सके। तो व्यक्तिगत स्तर पे जहां व्यक्तियों के गरिमा स्थापन की बात की गई थी, वहीं राज्य के स्तर पे देश की एकता एवं अखंडता की सुरक्षा की बात की गई थी। अब हम देखते हैं कि भारत के संविधान के प्रस्तावना का मुख्य रूप से 3 अवयव हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। पहला है उद्घोषात्मक, जो कहता है हम भारत के लोग, मतलब हमारे संविधान के प्रस्तावना की जो शुरुआती पंक्ति है, शुरुआती शब्द है, वे सब 4 शब्द है। हम भारत के लोग, मतलब
यह संविधान, यह प्रस्तावना और किसी का नहीं है। इस पे किसी दूसरी ताकत, किसी संप्रभु ताकत का नियंत्रण नहीं है। हम भारत के लोग इस संविधान को अपने में अंगीकार करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। मतलब भारत के लोग उद्घोषणा करते हैं कि इस देश की संविधान जो है हमारा दस्तावेज है, हम इससे आबद्ध हैं, हम इसकी नीति, नियमों, उपनियमों को मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम स्वयं ही इसे अपने लिए लागू करते हैं ताकि विधि का नियम, रूल ऑफ लॉ शाश्वत रहे। और विधि का नियम, जैसा कि ब्रिटेन का प्रख्यात दार्शनिक एवी डायसी ने अपनी पुस्तक रूल ऑफ लॉ में दिया है, और वह दर्शन कहता है, द हाई यू आर द लॉ इज ऑलवेज हायर देन यू। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, विधि आपसे सदैव बड़ा होता है। अर्थात विधि शासकों का भी शासक होता है। क्यों? क्योंकि यह विधि ही है जो शासकों को भी शासक बनाने का अधिकार देता है। उद्घोषणात्मक के बाद दूसरा चरण जो है प्रस्तावना का, उसे कहते हैं उद्देश्यात्मक। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? हम संविधान की जरूरत किस लिए पड़ी? तो यहाँ कहा गया है कि हम भारत के लोग संप्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। और प्रभुत्व संपन्न का यहाँ अर्थ यह होता है कि जब हमारे शासक, जब हमारे राष्ट्र निर्माता, जब हमारी सरकार कोई निर्णय लेती है तो दुनिया की कोई ताकत यह प्रश्न खड़ा नहीं कर सकती है कि आपने यह डिसीजन कैसे लिया। मतलब हमारे द्वारा, हमारी शासन द्वारा लिए गए निर्णय को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती है। ज्ञात हो कि इस बात की उद्घोषणा हमारे संविधान के अंतिम अनुच्छेद 395 में वर्णित है, जो कहता है कि आज के बाद से, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद से दुनिया के किसी भी देश द्वारा भारत के संदर्भ में बनाया गया कोई भी नियम, कानून, उपनियम, अधिनियम नल एंड वाइड होगा, शून्य घोषित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के बाद से भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है। तो इस देश की जनता, हम भारत के लोग अपने उद्देश्यात्मक प्रस्ताव द्वारा प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न की बात करते हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ जोड़ देना उपयुक्त समझता हूँ। जिस प्रकार व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन में अधिकार का महत्व होता है, उसी प्रकार राज्य के लिए प्रभुत्व संपन्नता का मतलब होता है, संप्रभुत्ता का मतलब होता है। जिस प्रकार व्यक्ति के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अधिकार का बुनियादी वसूल ही है कि मनुष्य द्वारा किया जाने वाला वह दावा जो समाज स्वीकार करती है और राज्य उसे लागू करती है। उसी प्रकार प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि इस देश की जनमानस ने, इस देश की संप्रभुत्व जनता ने अपने लिए अपना एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से उसे अपनी सत्ता सौंपने का काम किया है, जिसे दुनिया के किसी भी शासन द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा उद्देशात्मक प्रस्ताव के तहत दूसरा शब्द जो है उसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। ज्ञात हो कि पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान के लागू होते समय बनाए गए प्रस्तावना का मूल हिस्सा नहीं था। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 3 शब्दों को समाहित किया गया था। पंथ निरपेक्षता, उसको अंग्रेजी में सेकुलर बोलते हैं। विदित हो कि हमें धर्म निरपेक्षता नहीं बोलना है, पंथ निरपेक्षता। दूसरा समाजवाद इसलिए कि हमारे देश का जो संविधान है उस पे कहीं ना कहीं या काफ़ी हद तक इस देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के दर्शन और मोहनदास करमचंद गांधी का जो दर्शन है वह कहीं ना कहीं राज्यहीनता और वर्गहीनता की बात करता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उसमें एक मार्क्सवाद की झलक भी प्रस्तुत होती है, जो कि कहता है
प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार दी जाए। गांधी का इसी बात को गांधी दूसरे शब्दों में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के आंखों के आंसू को पोंछा जाना हमारा धर्म है। जबकि संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का जो तीसरा अवयव है उसे कहते हैं विवरणात्मक। विवरणात्मक का मतलब है कि हम कैसे समाज की अपेक्षा करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को 3 शब्द दिया: स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। और हमारे राष्ट्र निर्माताओं द्वारा विवरणात्मक खंड में न्याय की भी चर्चा की गई है। और जब हम न्याय की बात करते हैं तो भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस की अवधारणा को अंगीकार किया गया है। और नेचुरल जस्टिस की अवधारणा कहती है कि आप न सिर्फ तर्क के रूप में न्याय की विजय हासिल करें, बल्कि न्याय वह है जो आपकी अंतरात्मा कहती है। गांधी ने भी कहा है कि जब कभी संदेह हो मैंने सही किया कि गलत किया, तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुननी चाहिए। तो भारत के जो प्रस्तावना का जो विवरणात्मक खंड के तहत जिस न्याय की परिकल्पना की गई है वह कहीं ना कहीं एक मनसा वाचा कर्मणा से प्रेरित है। खैर, हम जिक्र कर रहे थे कि भारत के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे और तीसरा शब्द जो है वह है अखंडता। मतलब इस देश की एकता और अखंडता की जिस बुनियाद की कल्पना प्रस्तावना के राज्य खंड में किया गया था उसे औपचारिक रूप से भारत के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान में पूरा प्रस्तावना में पूरा स्थापित किया गया। कुल मिलाकर भारत की प्रस्तावना भारत के संविधान के आने वाले 12 अनुसूचियां, प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद की एक वानगी प्रस्तुत करता है, एक झलक प्रस्तुत करता है। प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप के शब्दों में, भारत का संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है जो कि देश के लोगों की, देश की जनमानस को, देश के भाईचारे को प्रकट करता है। इस संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से हम इस बात को यकीन कर सकते हैं कि भारत का संविधान अंतिम व्यक्ति के हितों के लिए, अंतिम व्यक्ति के रक्षार्थ और अंतिम व्यक्ति के सपनों और उनके आंसुओं को पोंछने के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना के संबंध में विवाद नहीं हुए हैं। प्रस्तावना के को लेकर संविधान में तमाम प्रकार के विवाद भी देखने को मिले हैं। सर्वप्रथम पहला विवाद A.K. गोपालन बनाम तत्कालीन मद्रास राज्यवाद 1950 में देखने को मिला था और उस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना को न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। मतलब प्रस्तावना को अवाद योग्य बनाया गया था। समय देश काल के बीतने के साथ बेरूबारी का मामला आता है। ज्ञात हो कि बेरूबारी भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिला का एक हिस्सा है, जिसे भारत के संविधान के भाग 4 DPSP राजनीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 51 के दृष्टांत भारत में विदेश संबंध अच्छे करने के उद्देश्य से पाकिस्तान को भूभाग का एक टुकड़ा सौंप दिया था। लेकिन यह मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में गया तो सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर द्वारा फैसला दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
संविधान का भाग नहीं है, इसका विधिक निर्वचन नहीं किया जा सकता है। इसका विधिक निर्वचन किया जा सकता है अर्थात जब कभी संविधान की भाषा, संविधान की शब्दावली स्पष्ट नहीं हो, उस समय प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब जिस विचारधारा के लागू होने का समय आ जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक ऐसा हुआ और 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला के तहत इस बात को निर्धारित कर दिया, ज्ञात हो कि भारत के इतिहास में सबसे बड़े संवैधानिक पीठ का गठन केशवानंद बनाम भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में ही किया गया था। 13 जजों में से 7-6 के बहुमत से यह डिसीजन दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसे संशोधित भी किया जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार एक नए शब्द जोड़ दिया इसके साथ और कहा कि प्रस्तावना, जिस प्रकार संविधान के संदर्भ में आधारभूत संरचना का सिद्धांत लागू होता है, उसी प्रकार अब से भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई सरकार विधायिका खिलवाड़ नहीं कर सकती है। मतलब एक तरफ जहां शासन को, विधायिका को, कार्यपालिका को संविधान के साथ साथ प्रस्तावना को भी संविधान में शामिल करते हुए पूरी तरह से छूट प्रदान की गई थी संशोधन करने की, लेकिन आधारभूत ढांचों को कोई नुकसान पहुंचाया जाना उद्देश्य नहीं था। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि आज संविधान को लागू हुए 70 वर्ष बीत चुके हैं और प्रस्तावना आज भी देश को दिशा, देश की दशा, देश का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक मील के पत्थर सरीखा काम आ रहा है। भारत के लोगों में, भारत के जनमानस में संविधान के प्रति आस्था, समन्वय, मूल्य, आदर्श कायम रखने के लिए देश में बचपन से ही एनसीईआरटी की किताब में इस बात का उल्लेख होता है कि प्रस्तावना के माध्यम से हम देश की संविधान को समझें। और यहाँ मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहूँगा, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए हैं, तो संविधान निर्माताओं का उद्देश्य या फिर संविधान द्वारा स्थापित राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का उद्देश्य यह था कि देश के लोग अपनी कर्तव्य परायणता की भावना को जागृत रखे, कर्तव्य के प्रति उन्मुख रहे, इन तत्वों को सम्मिलित किया जाए, समावेशित किया जाए, ताकि एक लोकतंत्र की जो मूलभूत अवधारणा होती है, शासन और संविधान का जो मूल दर्शन होता है, मनसा वाचा कर्मणा, उसकी दर्शन को लागू किया जा सके। जरूरत हो तो आप लोग परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख अपने उत्तर में करना न भूलें। उनमें प्रमुख शब्द हैं गरिमा, एकता, अखंडता, उद्देशात्मक, उद्घोषात्मक, विवरणात्मक, हम भारत के लोग, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद इत्यादि चीज जो हैं, यह आपके उत्तर को अत्यधिक परिष्कृत करेगा और आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि हम लोगों ने अपने विषय के साथ